डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीए में। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर दिशा में और पूरे जोश के साथ चल रही होगी और इसी जोश को और बढ़ाते हुए आज हम लोग नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस नंबर 10 है। याद रहे ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका बीपीएससी द्वारा आयोजित 7th फेज की जो टीचर रिक्रूटमेंट चल रही है उसी का जो सेकंड फेज यानी दूसरे चरण की जो भर्ती चल रही है उसमें पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी राजनीति विज्ञान का जो पेपर है उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, आप केवल इसी प्रैक्टिस सेट के भरोसे ना रहिए। प्रैक्टिस सेट तब आपके लिए बेहतर कारगर होगा कि जब आप एक दो बार अपने सिलेबस को कवर कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट मात्र इसलिए होता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, किस क्वेश्चंस पे, किस टॉपिक पे, कहाँ आपका डाउट है, उसी को क्लियर करने के लिए आप फिर से ये प्रैक्टिस सेट या इससे संबंधित जो भी आपका डाउट है या नहीं आ रहा है या कहीं आप उलझ जा रहे हैं तो फिर आप ताकि वो चैप्टर रिवाइज कर सकें। मात्र प्रैक्टिस सेट, इसीलिए ये मत समझिएगा इसी प्रैक्टिस सेट से आपकी क्वेश्चन पेपर हूबहू मिलेगा, बिल्कुल नहीं, इस भ्रम में न रहें। और एक बात फिर मैं आपको तहे दिल से बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे ज़्यादा मत भटकें, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कहीं कहीं ऐसा कोई कंटेंट नहीं है कि आपको सेम जो बीपीएससी पूछ रहा है वैसे आपको कंटेंट अवेलेबल करा दे। तो इसलिए क्योंकि आप इससे पहले की जो भर्ती देखिए कि जो लोग भी यूट्यूब से तैयारी किए उनका क्या हाल हुआ। बिना क्या टेक्स्ट बुक के, बिना ऑफलाइन पढ़े आपका ये क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ आप इन्फॉर्मेशन जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं या बेहतर टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। जैसे टॉपिक वाइज आप यूट्यूब पे सर्च करें, चाहे आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज हुई या जो पॉलिटी का सेक्शन है, बहुत बेहतर लोग पढ़ाने वाले हैं। लेकिन केवल बीपीएससी के नाम पे आप पढ़ें तो गलत है। तो याद रहे ये जो प्रैक्टिस सेट जो है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के निर्देशन में तैयार किया गया है, जो कि वर्तमान में बिहार सरकार में है। और इसके जो क्वेश्चन हैं मॉडरेट हैं, ना तो ज़्यादा टफ है, नहीं आपका ज़्यादा लो है, यानी ईजी। इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है? तो जो आपका शक्ति सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ जो पावर है वो। तो राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों में से शक्ति सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य का निर्माण राजाओं और योग्य सेनानायकों के युद्धों और पराक्रमों के बल पर हुआ। तो वो इसके समर्थक कौन हैं? ग्रेगरी सप्तम, डेविड ह्यूम और कैटलिन और आपके जेंक्स इसके प्रमुख समर्थक हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको सूची मैच करना है, लिस्ट 1 से 2 को मैच करना है। एक तरफ आपकी पुस्तकें हैं और उनसे संबंधित लेखक हैं। तो दलित विजन्स जो है आपका दलित विजन्स जो है इसका द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन आइडेंटिटी। तो जो इसके लेखक हैं इस पुस्तक के वो हैं आपके गेल ऑमेट, एक का तीसरा होगा। और पीजेंट्स मूवमेंट इन इंडिया बेहद महत्वपूर्ण किताब है ये। तो किसकी किताब है? तो ये आपके डीएन धनागरे की पुस्तक है। और फ्रॉगिंग आइडेंटिटीज, जेंडर कम्युनिटीज एंड द स्टेट, ये एडिट इसका संपादन किसने किया? तो ये हैं आपके जोया हसन, सी का पहला होगा। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायती राज इन इंडिया, तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके बी वेंकटसन, ऑप्शन 2। तो इसका सही ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सर्वाधिकारवादी राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए, बी और सी, डी। तो इसमें जो सही आंसर है कि सी कि सर्वाधिकारवादी जो राज्य था उसमें व्यक्ति के जीवन और कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र को विनियमित करने का दावा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संप्रभुता विधि द्वारा अमर्यादित या अबाधित नागरिकों प्रजाओं के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? बेहद महत्वपूर्ण कथन है ये। तो ये कथन है आपका जिनबोधा का, चूंकि जो जिनबोधा है वो संप्रभुता के सिद्धांत का जनक भी है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, समता का विचार निम्नलिखित में से किस एक के चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ है, यानी समानता का जो सिद्धांत है उसका सिद्धांतकार इसमें से कौन सा नहीं है, या समानता के सिद्धांत से समर्थक या संबंधित विचारक कौन सा नहीं है, तो है आपके एरिक वॉगलिन, और बाकी तीनों ही आपके समानता के सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी न्यायोचित समाज की समस्या आर्थिक समानता की एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि एक ही समाज के अंदर स्वतंत्रता और समानता दोनों को उपलब्ध करने की कहीं अधिक कठिन समस्या है। कौन सी व्यवस्था इस परिच्छेद का औचित्य ठहराती है? तो ये है इसका जो सही आंसर होगा वह होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, फांसीवाद ने निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत को अस्वीकार किया है? ऑप्शन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकार एवं स्वतंत्रताएं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मार्क्स और एंजल्स का सुझाव है कि आद्य साम्यवाद के अधीन कोई राज्य नहीं था, क्योंकि तो इसलिए नहीं था, इसका कारण ये है कि न तो कोई वर्ग था और न ही कोई वर्ग संघर्ष। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सॉरी, व्यक्ति की राज्य के प्रति अधीनस्था निम्नलिखित में से किस एक की अनिवार्य विशेषता है? तो है आपका फांसीवादी सिद्धांत, इसमें व्यक्ति की राज्य के प्रति अधीनस्थता होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्क्सवादी चिंतन में प्राधान्य की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे घनिष्ठता से जुड़ी हुई है, संबंधित है? जो हेजमोनी का सिद्धांत है वो है आपका ग्रामसी का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सॉरी, ग्रामसी होगा, ऑप्शन सी है, ए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फिर से मैचिंग है, और जो इसमें ऑप्शन है मार्क्स की कृतियाँ और उनसे संबंधित जो इसके विचार हैं वो। तो 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट और पारी कम्यून, तो इसके ऑप्शन जो है, तो जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नौ उदारवाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो नौ उदारवाद किस पे बल देता है? तो नौ उदारवाद बाजार दक्षताओं को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नींव के रूप में स्थान देना और राज्य की सीमित भूमिका के लिए तर्क देने पर बल देता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि जो आपका नेगेटिव जो लिबर्टी उसमें कहते हैं कि विधि की बाध्यताओं का अभाव, यानी कानून का कम से कम अभाव हो या राज्य का कम से कम उसमें हस्तक्षेप हो। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित सामाजिक लोकतंत्र दुर्बल और असुरक्षित व्यक्तियों के लिए अपनी चिंता निम्नलिखित में से किस एक के आधार पर व्यक्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्याणवाद, पुनर्वितरण एवं सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जाता है, यानी कौन सा विचारक लोकतंत्र से संबंधित विचारक नहीं है? तो है आपके नीत्शे, बाकी टॉकविले, रूसो, ये तीनों ही लोकतंत्र से संबंधित विचारक हैं, नीत्शे इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है? तो कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन आपका जॉन ऑस्टिन है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। और याद रहे कि जो जॉन ऑस्टिन ने जो उसकी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये आपको हमेशा याद रखना है, इसी में वो सिद्धांत संप्रभुता का कानूनवादी या कानूनी परिप्रेक्ष्य, इसी किताब में वो विवेचना करता है कि लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया कि प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि यह जनता के मतों के लिए प्रतियोगी दिए हुए अभिजात समूहों में से नेताओं के चयन की एक प्रकार की विधि है? तो ये है आपके जोसेफ शुम्पीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है, इसमें से कौन सा है वो? तो है आपके जेरेमी बेंथम, ये प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करता है और इनको बकवासों में भी बकवास कहता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
19 है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है? तो ये है जॉन रॉल्स, जो कि आधुनिक सामाजिक समझौता या सामाजिक न्याय के सिद्धांतकार हैं। उनकी फेमस जो प्रसिद्ध पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस एक का नव्य अधिकार द्वारा औचित्य ठहराया गया है? नव्य अधिकार द्वारा किसका औचित्य ठहराया गया है? तो है आपके कल्याण राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज, यानी कल्याणकारी राज्य के साथ जो ओपन सोसाइटी है उसकी बात किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, रॉल्स के सिद्धांतों में अधिकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? जो जॉन रॉल्स हैं उनके जो तो उनका कहना है कि जो उनके सिद्धांत हैं वो फल निरपेक्षतावाद पर आधारित हैं। रॉल्स के सिद्धांत में अधिकार फल निरपेक्षतावाद के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसका अभिप्राय या अर्थ यह होता है कि आदर्श स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपतियों में से किसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा, यानी जिसको इन्होंने जेबी वीटो का यूज किया? तो कौन है वो? आपके ज्ञानी जैल सिंह हैं, जो कि 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक ये कार्यरत रहे। ऑप्शन सी, ये 1982 से लेकर 1987 तक कार्यरत रहे, जो कि इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, फिर राजीव गांधी की सरकार थी, और राजीव गांधी की सरकार के समय में ही इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा। क्वेश्चन नंबर 23, लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, उसमें भी वो संपत्ति के अधिकार को बेहद महत्वपूर्ण मानता है, और उसी में वो स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार सम्मिलित करता है, यानी 3 अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, और समानता की बात नहीं करता है। तो इसलिए सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो सबसे पहले जो ओम्बुड्समैन संस्था है वो आपकी स्कैंडिनेवियन जो देश है स्वीडन में प्रारंभ हुई। डियर स्टूडेंट्स, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी प्रकार का भी पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड डाउट हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, और हाँ एक और बता दें, ये हम लोग बीपीएससी का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है क्वेश्चन है कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई या स्थापित की गई? ये क्वेश्चन भी आपको हमेशा याद रखना है, खासकर जो 1861 का अधिनियम और 1892 और 1909 और 1919 का जो अधिनियम है, ये 4 आपको हमेशा पढ़े रहना चाहिए। इसी से बराबर प्रश्न पूछते हैं। इंपॉर्टेंट तो आपका सब है, लेकिन इनसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ताकि इसमें आप कन्फ्यूज हो, उलझन हो और गलती करें। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार प्रांतों में सीमित उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? यानी जो संविधान सभा का निर्वाचन का जो व्यवस्था किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, और कौन सी किस प्रकार की वो व्यवस्था थी? तो वो थी आपकी अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी सदस्यों द्वारा नामित। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? प्रांतों को शासन दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति की गई, सही है, अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण भी किया गया। तो इसका सही आंसर होगा, चारों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वेबर का अधिकारी तंत्र विकासशील देशों के लिए सामाजिक परिवर्तन कम प्रभावोत्पादक है। वेबर के अधिकारी तंत्र की इस आलोचना का श्रेय में
श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? नहीं, वेबर के जो नौकरशाही सिद्धांत का आलोचक कौन है? साफ साफ ये पूछ रहा आपसे। तो ये है आपके जोसेफ ला कोलम्बरा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जोसेफ ला कोलम्बरा जिनकी बेहद महत्वपूर्ण कृति है ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने तृतीय विश्व युद्ध की धारणा को यह दावा करते हुए अस्वीकृत किया कि आर्थिक विनिमय संबंधों के जटिल जाल से जुड़ा हुआ है, एक ही विश्व है, एक विश्व अर्थव्यवस्था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा इमैनुअल वालरस्टीन। ये जो विश्व व्यवस्था के सिद्धांत देते हैं इमैनुअल वालरस्टीन, व्यवस्था सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम हैं, जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जा सकता? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदाधिकारियों को वापस बुलाने या हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आपको मैच करना है भारतीय संविधान के विषय हैं और ये कहाँ से लिया गया है? जो विषय है ये कहाँ से लिया गया है? आपात से संबंधित जो उपबंध है ये आपके जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। तो ये जर्मन राइट का संविधान, ऑप्शन ए का जो सही होगा। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको पता है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया, और संसदीय शासन प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस एक से नागरिकों की स्वतंत्रता का उत्तरोत्तर अति उल्लंघन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीकृत नौकरशाही राज्य से। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने यह नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनिर्णय को सरकार के 3 प्राधिकृत कृत्यों के रूप में पहचाना है? तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आमंड एवं कोलमैन। क्वेश्चन नंबर 35 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन गतिरोधक या फिलिबस्टर को प्रयोग में लाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीनेट के सदस्य बिल पारित करने में रुकावट डालने हेतु, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिलिबस्टर को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन इससे बनता ही है, और जो गैरमेंडरिंग है उसको भी। क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से किस एक देश में परिसंघ की इकाइयों का केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं है? ये है आपके भारत। जैसे भारत में जितने भी संघ में जितने भी राज्य हैं उनके समान प्रतिनिधित्व नहीं। जैसे अगर आप यूएस में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे और स्विट्जरलैंड में, वहाँ समान यानी द्वितीय यानी उच्च सदन में इन राज्यों का समान प्रतिनिधित्व पाया जाता है, सिवाय भारत के। क्वेश्चन नंबर 37, रूसो समर्थक था, तो किसका समर्थक था? लोकप्रिय संप्रभुता का या लोकप्रिय जन संप्रभुता का समर्थक था, या कहें इसको ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर इसमें से आपको सही चूज करना है। विश्व प्रणाली विश्लेषण आधुनिकीकरण सिद्धांत एवं प्राश्रिता सिद्धांत दोनों का आलोचक है। एक और जो दूसरा है, पहला सही होगा इसमें, और दूसरा देखिए, विश्व प्रणाली उपागमों में आर्थिक शक्ति राजनीतिक एवं कार्यनीतिक प्रभाव से सघनता से जुड़ी हुई है, ये भी सही है। तीसरा है कि राज्य जो विश्व अर्थव्यवस्था की परिधि से बाहर रहने का प्रयास कर पाते हैं वे इस पर वाणिज्य निवेश, तकनीकी सहायता एवं आर्थिक सहायता के लिए निर्भर होने के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। तो ऑप्शन तीसरा भी सही है। तो इसका सही जो आंसर होगा, तीनों सही होंगे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से आपको सही कथन बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रॉबर्ट क्यूहन और जोसेफ नाइन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जटिल अंतर्निर्भरता कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी के अपने सिद्धांत में सूचना युग के परिणामस्वरूप होने वाले वैश्विक पर्यावरणीय बदलावों पर विचार विमर्श किया है। ये कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2,
39 का ही 2 देखिए कि जटिल अंतर्निर्भरता सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद का विरोधी सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसमें आपका केवल दोनों सही है। हाँ, जो डिपेंडेंसी थियरी है, कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी नव यथार्थवाद का विरोधी सिद्धांत है, लेकिन पूरी तरह नहीं है, थोड़ा सा किसी मामलों में है। तो ऑप्शन जो है कि इसमें दोनों सही होगा, सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा कथन है मार्गेंथाउ के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है, यानी मार्गेंथाउ के सिद्धांत से संबंधित कथन कौन सा नहीं है। तो है आपका कि राजनीतिक यथार्थवाद हित का एक नियत अर्थ होता है। इसका राजनीतिक यथार्थवाद में हित का कोई नियत अर्थ नहीं होता है, हित सदैव परिवर्तनशील होते हैं, ऐसा मार्गेंथाउ का मानना है। और उनकी फेमस पुस्तक जो है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से किन्हों ने निर्णयन उपागम में परिवेशीय कारक पर बल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा ऑप्शन सी हेराल्ड एंड मार्गरेट स्प्राउट ने, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि बहुलवादी विचारक संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा का विरोध क्यों करते हैं। तो जितने भी बहुलवादी विचारक संप्रभुता के सिद्धांत के विरोधी हैं, तो इसलिए विरोध करते हैं कि क्योंकि अन्य संघ उतने ही महत्वपूर्ण है कि जितना राज्य, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत है। तो समाजवादी राज्य में जो वितरण का सिद्धांत है वो है कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार लेकर प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार देना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 लेखकों और पुस्तकों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, यानी कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो पहली पुस्तक जो है आपकी कि जॉन लॉक युग्म सही सुमेलित आपसे पूछा, सॉरी सही सुमेलित है, आपको बताना है। जॉन लॉक टू टिटाइजन गवर्नमेंट इसकी पुस्तक है, बल्कि लेवियाथन हॉब्स की रचना है। जीएस मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये इसका पुस्तक है, ये ऑप्शन सही है। और इसकी पुस्तक एक और है कि द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और ऑन लिबर्टी को तो आपको हमेशा याद रखना है, और सब्जेक्शन ऑफ वीमेन भी इसी की रचना है। तो जे रूसो इसने लिखा द इमाइल, बल्कि ये जो टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट ये जॉन लॉक की रचना है। थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी गलत है, ये बल्कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखी गई। तो केवल इसमें बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किसका यह विचार था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए बना रहता है। तो ये फेमस कोट आपका अरस्तु साहब का है कि जो स्वयं राजनीति विज्ञान के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत द्वारा समर्थित नहीं है। तो यथार्थवादी सिद्धांत का इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन 46 है कि राज्य का अस्तित्व सहयोग की कार्यनीतियां अपनाने से सर्वोत्कृष्ट सुनिश्चित होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 कौन सा राजनीतिक विचारक उच्च शिक्षित नागरिकों के लिए बहुल मतदान की वकालत करता है या भारित मतदान की बात करता है। तो शिक्षितों के लिए मतदान या बहुल मतदान की बात करने वाले आपके जेएस मिल हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि इनमें से कौन सा एक कथन मार्गेंथाउ के विचार की सही अभिव्यक्ति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है उसका सही आंसर है, नहीं मार्गेंथाउ का कौन सा इसमें कथन नहीं है, तो है कि मार्गेंथाउ की मान्यता कि राज्य का कार्य व्यापार राष्ट्रीय हित और नैतिकता द्वारा निर्धारित होना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं। उन्हें राष्ट्रीय जो भी राष्ट्रीय हित हैं और जो राज्य के कार्य है नैतिकता उसमें किसी प्रकार के योगदान नहीं करती, ये सब नैतिकता से परे हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए मैच करना है और एक तरफ विचारक है उनसे संबंधित दिया गया सिद्धांत है। तो जो माओ से तुंग है माओ से तुंग ये आपके संप्रेषणीय तर्कसंगतता की बात करते हैं, ए का चौथा होगा। एंटोनियो ग्राम्सी जो है ये आपके बात करते हैं अधिसंरचनाओं की स्वायत्तता, यानी बी का तीसरा होगा। जुर्गन हैबरमास जो है ये बात करते हैं नौ लोकतंत्र की बात करते हैं।
ऑप्शन सी का दूसरा, और वन डायमेंशनल मैन हर्बर्ट मार्क्यूज यानी एक विमीय मानव। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है आपका 49 का आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, समानता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी समानता के उदारवादी अभिप्राय नहीं है, यानी समानता के उदारवादी सिद्धांत से कौन सा इसमें संबंधित नहीं है, तो है आपका आर्थिक समानता, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उदारवादी सिद्धांत आर्थिक समानता की बात नहीं करता है, वो कहता ही है कि आर्थिक मामलों में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, राज्य को इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि व्यक्ति स्वयं में अपने मन और शरीर पर संप्रभु या प्रभुता संपन्न है, निम्नलिखित कथन किसका है, तो ये स्वयं जेएस मिल का है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा चार्ल्स मेरियम, जो कि उपव्यवहारवादी उपागम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से सही है, तो जॉन लॉक सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एक तो सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था हुई, प्राकृतिक अवस्था में संविदा हुआ, संविदा के परिणाम स्वरूप नागरिक समाज की स्थापना हुई, और नागरिक समाज की स्थापना के आधार पे आपको प्राकृतिक अधिकारों की भी रक्षा हुई। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक तरफ आपके विचारक हैं और उनसे संबंधित संरचनाएं वो सिद्धांत है उसको मैच करना है। तो जो रोनाल्ड डॉर्किन है वो किससे संबंधित है, उदारवाद लिबरलिज्म से, एक का पहला। जो माइकल सैंडल हैं ये समुदायवाद से संबंधित हैं। मारिया माइज जो है पारिस्थितिकी नारी अधिकारवादी यानी इको फेमिनिज्म से संबंधित है। और फूको जो है उत्तर संरचनावाद, जो पोस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म है स्ट्रक्चरलिज्म उससे संबंधित हैं। ये यानी सभी सम्मिलित हैं, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा 1 2 3 4 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। फिर से आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है, सही चूज करना है कि लोगों के कल्याण के राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निम्नलिखित में से किन किन के लिए निर्देशित करते हैं, तो वह है आपका लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, सही है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये आपका अनुच्छेद 50 में इसकी व्यवस्था की गई है, यानी पहला दूसरा सही। लोक स्वास्थ्य एवं संवर्धन करना, तीसरा भी सही, यानी तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है कि जॉन रॉस निर्व्यक्तिकता सर्वोत्तम परिणाम की बात करते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, गैर कानूनी रूप से निरुद्ध व्यक्ति के मोचन के लिए न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट जारी की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को आपने गैर कानूनी रूप से निरुद्ध किया है तो उसके समाप्ति के लिए, उसकी विवेचना के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, तो सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा सही सुमेलित कौन सा नहीं है। जो जर्मी बेंथम है वो किसकी बात करता है, विधिक कानूनी अधिकार की बात करता है, न कि प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकारों का आलोचना करता है, सही है। जॉन लॉक नैसर्गिक अधिकार, हाँ प्राकृतिक अधिकार की बात करता है, सही है। इमैनुअल कांट नैतिक अधिकारों की बात करते हैं, और हीगल सांस्कृतिक अधिकार, ये गलत है, तो इसका सही आंसर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है। ऐसा कौन सा पद है या कौन से व्यक्ति है जो उस पद पे है जो कि संसद के दोनों सदन, तो राज्यसभा का सदस्य नहीं, लोकसभा का, लेकिन फिर भी उसके कार्यों में भागीदार या शामिल हो सकता है, उपस्थित, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, तो कौन है, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर है वो है आपका अनुच्छेद
ऑप्शन डी जो अनुच्छेद 88 है उसमें इस बात की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 88 में के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें से सही कथन आपको चूज करना है। कि संसदीय महिला अधिकारिता समिति का सर्वप्रथम गठन 14वीं लोकसभा के बनने के पश्चात हुआ। ये कथन आपका गलत है, 14वीं नहीं 11वीं लोकसभा आएगा इसमें, 11वीं लोकसभा के अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट है मार्गरेट अल्वा 14वीं लोकसभा के महिला गठन के पश्चात संसदीय महिला अधिकारिता समिति की अध्यक्ष नियुक्त की गई। ये कथन भी गलत है। फिर संसदीय महिला अधिकारिता समिति लोकसभा के 20 सदस्यों तथा राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनती है। ये कथन आपका सही है। जितनी भी संसदीय समितियां हैं उसमें 30 सदस्य होते हैं, आप हमेशा याद रखिए। उसमें से 20 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से, और ऐसी जो समितियां हैं कुल 24 समितियां हैं वर्तमान में। तो इसमें केवल 3 सही होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राक्कलन समिति की अधिकारिता को नहीं बताता है, यानी प्राक्कलन समिति की कौन से अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो है आपका ऑप्शन नंबर बी कि यह परीक्षा करते हैं कि प्राक्कलन समिति में विविक्षित नीतियों की सीमाओं के अंदर धन अच्छी तरह लगाया गया है या नहीं। ये कथन गलत है। इसलिए गलत है कि प्राक्कलन समिति कार्य मितव्ययिता लाना है। जो प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी होती है वो मितव्ययिता यानी खर्चों में कमी लाना होता है, इसलिए हम इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। नीति की सीमाओं के अंदर धन अच्छी तरह लगाया गया या नहीं कि परीक्षा का कार्य प्राक्कलन समिति का न होकर लोक लेखा समिति का होता है। याद रखना ये जो कथन आपका पीएससी से है, पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी से, न कि एस्टिमेट कमेटी से। तो ऑप्शन बी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 आपको विचार करना इसमें से कौन सा कथन सही है कि नहीं। तो भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री उसे लिखित रूप में ऐसी घोषणा करने के लिए सिफारिश नहीं करते। ये कथन आपका सही है। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें शामिल किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यदि लोकसभा किसी भी समय संकल्प पारित करके उद्घोषणा या उसे प्रेरित रखने का अनुमोदन करती है तो भारत का राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा वापस लेगा। ये कथन भी सही है। दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो सही होगा, एक और दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के पद के लिए ये हमेशा आपको जनरल सी क्वेश्चन है, हमेशा आपको याद रखना चाहिए, इसमें भूलना नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के पद के लिए 35 वर्ष की आयु होनी अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 64 है यदि भारत के संविधान के किसी संशोधन द्वारा कतिपय विषयों में परिवर्तन लाना हो तो ऐसे संशोधन के विधायी उपबंध के राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजे जाने से पूर्व संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो आधे राज्यों से कम नहीं हो के द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन से वे विषय हैं। यानी जो क्वेश्चन नंबर 64 में जो संविधान संशोधन की बात की जा रही है उसमें से ये कौन से संबंधित हैं, किस किस के में संशोधन किया जा सकता है। कि जो है आपका तब किया जा सकता है कि जब राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करना हो, तब 7वीं अनुसूची की सूचियों में से कोई एक या भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है तो ये आपको प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1 2 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। क्या ये कथन सही है कि गलत है। तो ये कथन आपका सही है, ऑप्शन 1 सही है। नहीं, राज्यसभा में लंबित है विधेयक है और वो लोकसभा से पारित नहीं किया गया है तो लोकसभा के विघटन पर वो विधेयक समाप्त हो जाएगा, यानी व्यपगत हो जाए, सही है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत हो जाता है, ये गलत है। अगले सत्र में भी हम इसको ला सकते हैं, गलत है। तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए सही हो।
क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से चिंतन पद्धति मान्यता तथा संबद्धता के अधिकारों पर बल देती है? तो है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो क्वेश्चन है आपका कि भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से पूर्व भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संसद के पास शक्ति है, संसद सशक्त है, ये कथन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। दूसरा कि भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। केवल ए सही होगा, ऑप्शन एक ये सही है, केवल एक का कथन एक सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 68, यदि संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक अनुपस्थित है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है, और यह अवधि कितने दिनों तक है? तो अवधि 60 दिन तक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन लोक समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? लोक समिति, लोकसभा पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको कहिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो उसको नियुक्त करने का अधिकार जो है आपका लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और अमूमन ये जो होता है विपक्ष के तरफ से इसको नियुक्त किया जाता है, यानी विपक्ष का सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस एक से संबंध उपबंध सुस्पष्ट उल्लिखित नहीं है? तो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका संविधान में इसका सुस्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसका गठन अगस्त 1952 में किया गया। एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, ये योजना आयोग की सम्मानीय न तो संवैधानिक निकाय है और न ही कानूनी निकाय। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आपको इसमें से सही कोट का चयन करना है। तो जो 71 है कि भारत के संविधान के संशोधन का आरंभ केवल लोकसभा में विधेयक पुनः करके ही किया जा सकता है, ये कथन आपका सही है। केवल बोला है केवल लोकसभा में, ऐसा नहीं है, ये गलत है। दोनों संविधान संशोधन विधेयक की तो आप लोकसभा में ला सकते हैं, नहीं तो राज्यसभा में भी ला सकते हैं। केवल वित्त विधेयक जो है आपका, जो आपका धन विधेयक है, ये केवल आप लोकसभा में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। पहला गलत है। भारत के संविधान के संशोधन के लिए विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है, ये सही है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको चूज करना है इसमें से। तो 72 का पहला है, इसे राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए तथ्य या विधि के किसी प्रश्न पर सलाहकारी राय देने का अधिकार प्राप्त है, ये कथन आपका सही है। अनुच्छेद 143 यानी 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद के मताधीन है, बिल्कुल नहीं, इनके वेतन और भत्तों पर संसद में मतदान नहीं किया जा सकता, गलत है, सही है। भारत के अंदर अन्य सभी न्यायालयों पर इसकी अधिकारिता बाध्यकारी है, ये सही है। पहला तीसरा सही होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो है आपका भौतिक शक्तियों के आधार पर, भौतिक पदार्थों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 74 है, संसद के किसी सदन के सदस्यों को निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने के पहले भारत के राष्ट्रपति को निश्चय करने के पहले भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसकी राय लेनी होती है? तो है आपके निर्वाचन आयोग, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि अनुच्छेद 324 में इसकी व्यवस्था की गई संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत का उच्चतम न्यायालय केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहीं कहीं समय समय पर अपना ये स्थान बदल भी लेता है, जो कि इससे पहले आपका हैदराबाद में हो चुका है, तो ये आपका गलत होगा।
भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट हो सकता है जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियुक्त करें। ये आपका सही है, दूसरा सही है, तो इसका सही ऑप्शन। तीसरा देखिए कि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है। ये कथन भी सही है, पहला तीसरा सही होगा और नहीं दूसरा तीसरा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन आपको चूज करना है। कि जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाता है जो राज्य की विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित की जाएगी। आपको इसमें से सही कथन चूज करना है। तो राज्य की विधि द्वारा उपबंधित की जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये आपका जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें इसकी व्याख्या की गई, उस आधार पर होगी, न कि राज्य के कानून के द्वारा। ऑप्शन पहला गलत होगा। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा, ये सही है। लोकसभा विधि द्वारा अपने सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर कोई पंचायत क्षेत्र या अंशतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगी। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। ये पंचायत स्तर से नहीं होता है बल्कि जिला परिषद जो होते हैं उसमें इनका प्रतिनिधित्व, न कि आपका बीडीसी में। तो ऑप्शन ये पहला गलत, तीसरा गलत, केवल 2 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। 18वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या आंकड़ों का प्रस्तावित आधार क्या है? तो है आपका 2001। क्वेश्चन नंबर 78 है 13वें वित्त आयोग द्वारा विचारार्थ विषय में निम्नलिखित में से कौन से बड़े मुद्दे शामिल किए गए हैं? तो 78 का आंसर ऑप्शन डी कि धारणीय विकास शामिल किया गया है, कर एवं सकल घरेलू उत्पाद अनुपात भी शामिल किया है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए कि निम्नलिखित विचारों में से कौन सा विचार मार्क्सवाद का अभिन्न भाग है? तो मार्क्सवाद का जो अभिन्न भाग है वो है कि भौतिकवादी द्वंद्ववाद, ये जो कि उधार लिया हेगल से, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि भारत सरकार द्वारा गठित केंद्र राज्य संबंध आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित विषय में से कौन से सम्मिलित हैं? तो वो है आपका एक तो नदियों का जोड़ना, पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का हस्तांतरण स्वायत्तता, ये गलत है, और अंतर्राज्य व्यापार को मुक्त बनाना, ये भी सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी के लिए जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। उसमें ये 10th नंबर का प्रैक्टिस सेट है जिसको हमने सॉल्व किया। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी आप रिवीजन करते हैं दिन में कम से कम एक आपको प्रैक्टिस सेट अवश्य सॉल्व करना चाहिए, कोई सा भी आप उसको अवश्य सॉल्व कीजिए। ना तो ज़्यादा टफ नहीं ईजी हो, बस मॉडरेट हो, ताकि आप उनके लेवल में रहें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। ये नहीं कि आप ज़्यादा टफ ले लिए, सॉल्व नहीं पड़ा तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, घबरा गया, ऐसा नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसकी हम अपेक्षा करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।